तो मेरी पत्नी डटा रही थी कि तुम दही रात को कर्ड क्यों खाते हो। ये मेरे नाती है, ये अमेरिका से आया है, दोनों को लेके मैं बुखारा गया था। हाँ। उस दिन से मेरी प्रकृति भी गई, तो अब पर मैं थोड़ा सा कंट्रोल करके खाता हूँ। और मैं बनाता भी कोविड में, हमारे यहाँ संतरे का सूप बनता है। सूप? हाँ, जूस तो पता है, ऑरेंजेस का। अच्छा। गाड़ी रास्ते में बंद पड़ी है, गडकरी जी के कहने पर गाड़ी ली और धक्का मार रहे लोग क्योंकि चार्जिंग खत्म हुआ। सर मैं भूली नहीं, ये तो दर्द है। कई बार सोचती हूँ कि ऐसे चले जाए इलेक्ट्रिक कार पर, लेकिन फिर ये चिंता होती है कि जितने पेट्रोल पंप्स दिखाई देते हैं उतने चार्जिंग स्टेशंस नहीं दिखाई देते हैं। चार्जिंग स्टेशन की जरूरत है। ऐसे सपने हैं आपके जो आपने देखे हैं और जो आप लोगों से जब बात करते हैं तो ऐसा लगता है कि एक दिन हाइड्रोजन से कार चलेगी, एक दिन इलेक्ट्रिक कार जो है वो 1000 किलोमीटर जाकर वापस लौट आएगी, रास्ते में बस बैटरी बदलनी है और कुछ नहीं, काम चल जाएगा। और लोग सोचते हैं कि एक दिन एथेनॉल के जरिए फिर से प्रदूषण खत्म हो जाएगा। तो किसी के शादी में दहेज में स्कूटर मिलती थी तो लोग बोलते थे कि ससुरे की बड़ी पहुंच है, ये स्पेशल स्कूटर मिली है। इतना नंबर ला, प्रिया उनकी चेतक स्कूटर आती, बहुत उसका ये था। मैं कभी 4 दिन रहता हूँ दिल्ली में तो मेरे को इन्फेक्शन हो जाता है। सर आपने कचरे का भी इस्तेमाल कर लिया, टॉयलेट के पानी का भी इस्तेमाल कर लिया, कितनी सारी चीजें जो वेस्टेज वाली है। इसी मिनिस्ट्री में और भी मंत्री रहे हैं, कई बार तो ये परेशानियां आती रही हैं कि फंड्स की कमी है, ये परेशानी है, और कई बार तो हाईवे के तक के काम रुक जाते थे। हमने सालों साल देखा है कि हाईवे के काम रुके हुए हैं, लेकिन अब आपके पास कहां से ये फंड्स किस तरह से मैनेज हो रहे हैं? अब श्रीलंका हमसे इथेनॉल मांग रही, बांग्लादेश मांग रहा है। सर उनका तो फायदा हो रहा है, लेकिन दिल्ली में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ये कहते हैं कि हमने तो नई गाड़ियां खरीदी थी डीजल की और अब वो जल्दी वक्त से पहले पुरानी हो रही है क्योंकि सरकार उन्हें पुराना कर रही है। हालांकि रजिस्ट्रेशन नंबर जो होता है साल का वो उनके पास होता है, उसके बावजूद भी। तो ये सवाल भी मुझे लगता है आज बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ये जानना चाहते हैं और आपसे डायरेक्ट सुनना चाहते हैं कि इसका सोल्यूशन क्या है। और हमने वहां से जो कचरा था वो UR2 में भी डाला है, दिल्ली मुंबई हाईवे में भी डाला। मैं आ रही हूँ सर उस पर, क्योंकि लोगों को ये जानना बहुत जरूरी है कि आप कचरे का क्या करें कि वो कचरा भी कम हो रहा है। ये भी बड़ा सवाल है। कचरा बहुत है। सर आप लोगों को सपने की दुनिया में ले जाते हैं, ऐसे सपने हैं आपके जो आपने देखे हैं और जो आप लोगों से जब बात करते हैं तो ऐसा लगता है कि एक दिन हाइड्रोजन से कार चलेगी, एक दिन इलेक्ट्रिक कार जो है वो 1000 किलोमीटर जाकर वापस लौट आएगी, रास्ते में बस बैटरी बदलनी है और कुछ नहीं, काम चल जाएगा। और लोग सोचते हैं कि एक दिन एथेनॉल के जरिए फिर से प्रदूषण खत्म हो जाएगा, गन्ना किसान भी मालामाल हो जाएंगे और दिल्ली से 100 से 150 किलोमीटर की स्पीड पर बिना कहीं रुके या बिना किसी जाम में फंसे कोलकाता, चेन्नई, मुंबई, ये सब आधे समय में घूम के लोग आ जाएंगे। एक दिन दिल्ली से यमुना में किसी मोटर बोट में बैठेंगे और संगम से होते हुए बंगाल तक 100 किलोमीटर प्रति घंटे में घूम आएंगे। ये सब सपने हैं सर, ये वाकई में हकीकत भी हो सकते हैं। क्योंकि मैंने एक इंटरव्यू में आप देखा था, आपने बताया भी था कि जब मैं बताता था कि किस तरह से ये सब प्लान हो सकता है तो शायद अरुण जेटली जी का आपने नाम लिया था कि ये कैसे होगा, और आपने जब ये कर दिया तो उन्होंने कहा कि वाकई में आप सपने पूरे कर सकते हैं। तो ये सपने पूरे होंगे सर? मैं आज आपको बताता हूँ, आपने मुझे रिसीव किया जी, तो मैं जिस गाड़ी में बैठकर आया था वो हाइड्रोजन की गाड़ी थी और अभी यही है खड़ी। तो मैं जो बात कहूं, जो नहीं हुई ऐसी कोई बात नहीं जो आप मुझे बताएं। हर बात, हाँ एक बात जरूर है, कुछ डिपार्टमेंट अब मेरे पास नहीं है, प्लानिंग में हुआ है वो। पर पहली बात तो ऐसी है कि दिल्ली में ये जो सबसे बड़ा प्रदूषण पेट्रोलियम फॉसिल फ्यूल के कारण होता है। मैं एक विषय इंपॉर्टेंट है जो आपको बता देता हूं। हमारे देश में 16 लाख करोड़ का फॉसिल फ्यूल इंपोर्ट होता है, पेट्रोल, डीजल, गैस। यानी इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू भी चैलेंज है और पर्यावरण का भी चैलेंज है। अब हमने इथेनॉल पर, मेरे पास गाड़ी है इनोवा, वर्ल्ड की पहली गाड़ी है, यूरो 6 के इमिशन नॉर्म्स को पूरी करती है। आज मैंने लेके आया, वो भी है। और उसमें से इथेनॉल जो होता है वो 60% बिजली तैयार करता है और 40% इथेनॉल पे चलती है। तो पेट्रोल का एवरेज रेट 25 रुपए लीटर पेट्रोल आएगा। तो नेचुरली उसमें इकोनॉमिक एडवांटेज भी है। हाइड्रोजन जो है वो हमारे देश में फ्यूचर का फ्यूल है और हमारा प्रयास है कि $1 का हाइड्रोजन आएगा। तो $1 पर अगर हाइड्रोजन आएगा तो 4 लीटर के बराबर डीजल के बराबर है। तो 80 रुपए में आप समझिए कितना फायदा होगा और प्रदूषण नहीं होगा। फिर इलेक्ट्रिक पर, मुझे अब आप लोग भूल गए,
मुझे सब पत्रकार पूछते थे, यहाँ तक एक कार्टून भी छपा था कि इलेक्ट्रिक की गाड़ी रास्ते में बंद पड़ी है, गडकरी जी के कहने पर गाड़ी ली और धक्का मार रहे लोग क्योंकि चार्जिंग खत्म हुआ। सर मैं भूली नहीं, ये तो दर्द है। कई बार सोचती हूँ कि ऐसे चले जाए इलेक्ट्रिक कार पर, लेकिन फिर ये चिंता होती है कि जितने पेट्रोल पंप्स दिखाई देते हैं उतने चार्जिंग स्टेशन नहीं दिखाई देते हैं। चार्जिंग स्टेशन की जरूरत ही नहीं। एक स्टडी किया गया था कि एक स्कूटर दिन में कितना चलता है, तो बजाज और टीवीएस ने किया 24 से 28 किलोमीटर चलता है, और स्कूटर चार्ज है 125 किलोमीटर के लिए। रात को घर में आओ लगा दो तो प्रॉब्लम नहीं। कार अब 450 किलोमीटर तक चार्जिंग होता है। कार एवरेज चलती कितनी है? 100-125 किलोमीटर। हाँ, प्रॉब्लम कहाँ है कि दिल्ली से जयपुर, दिल्ली से हरियाणा या हरिद्वार, या दिल्ली से देहरादून, या दिल्ली से चंडीगढ़ जाना है तो आपको प्रॉब्लम है। अब हम 670 रोड साइड एमिनिटीज बना रहे जिसमें चार्जिंग स्टेशन है। आप वहां जाकर थोड़ा सा चाय पानी नाश्ता करिए, उतने गाड़ी चार्ज हो जाएगी। तो आज देश में 85,000 बसेस निर्माण करने की हमारी क्षमता है, और आने वाले 2 साल में देश में 1.5 लाख इलेक्ट्रिक बसेस आ रही। अब दिल्ली में भी आप देखो, आप किसी भी शहर में, मुंबई डबल डेकर इलेक्ट्रिक बस मैंने लॉन्च की। अब टाटा और लेलैंड के डीजल पेट्रोल इंजन आईसी इंजन में हाइड्रोजन डालने की व्यवस्था हो गई। अभी मैं बंगलोर में कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट के एग्जीबिशन का मैंने इनॉग्रेशन किया। जेसीबी ने खुद मेरे घर पर 10 दिन पहले पूरा सीएनजी पर चलने वाला जेसीबी लॉन्च किया। और इस जेसीबी, अब आपको एक बात बताता हूँ, दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग। हाँ, बाद में इतनी इलेक्ट्रिक और हाइड्रोजन और मिथेनॉल पर सब कन्वर्ट हो रहे हैं। हमारे यहाँ 1 लाख करोड़ की इंडस्ट्री केवल कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट की है, जो पूरी तरह अभी बायोफ्यूल और अल्टरनेटिव फ्यूल की तरफ जा रही है। पंजाब हरियाणा में करीब 180 प्रोजेक्ट ऐसे जो परली से बायो सीएनजी और बायो एलएनजी बनाने का काम शुरू है। 36 प्रोजेक्ट पूरे हो गए हैं। तो परली जलेगी नहीं तो आप क्या प्रॉब्लम रहेगा। और मैं ये मानता हूं कि एक समय सब हवाई जहाज किसानों ने तैयार किए हुए बायोफ्यूल पे जाएगी। आप 3 साल पहले 26 जनवरी के कार्यक्रम में हमारे फाइटर जेट और हेलीकॉप्टर 100% बायो एविएशन फ्यूल पे चले। अब श्रीलंका हमसे इथेनॉल मांग रही, बांग्लादेश मांग रहा है। सर उनका तो फायदा हो रहा है, लेकिन दिल्ली में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ये कहते हैं कि हमने तो नई गाड़ियां खरीदी थी डीजल की, और अब वो जल्दी वक्त से पहले पुरानी हो रही है क्योंकि सरकार उन्हें पुराना कर रही है। हालांकि रजिस्ट्रेशन नंबर जो होता है साल का वो उनके पास होता है, उसके बावजूद भी। तो ये सवाल भी मुझे लगता है आज बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ये जानना चाहते हैं और आपसे डायरेक्ट सुनना चाहते हैं कि इसका सोल्यूशन क्या है। देखिए, 15 साल होने के बाद वो गाड़ी का देखो, आज के 4 ट्रक और 15 साल का ट्रक, तो आज के 4 ट्रक जितना पोल्यूशन कर रहे हैं उतना 15 साल पुराना एक ट्रक कर रहा है। दूसरा, मैं आपको एक बात बताता हूं, इसमें इकोनॉमिक्स भी है। मैं जब कॉलेज में पढ़ता था तो बजाज स्कूटर को 7 साल लगते थे वेटिंग लिस्ट से, आपको शायद याद नहीं होगा। तो किसी के शादी में दहेज में स्कूटर मिलती थी तो लोग बोलते थे उनकी ससुरे की बड़ी पहुंच है, ये स्पेशल स्कूटर मिली है। इतना नंबर ला, प्रिया उनकी चेतक स्कूटर आती, बहुत उसका ये था। तो मैं आपको तो ये 15 साल पुराना, उसको बेचने में फ्यूल की भी सेविंग है, प्रदूषण भी कम होगा, और टेक्नोलॉजी रोज बदल रही है। जो 28 किलोमीटर पहले स्कूटर चलती थी, अब 90 किलोमीटर पे मोटरसाइकिल और स्कूटर आ गई। तो 1 लीटर में 28 का और 90 का फर्क पड़ेगा ना। आपने तो दिल्ली और पंजाब के बीच की लड़ाई मतलब जो है वो मुझे लगता है कि देखिए, ये जो सॉलिड वेस्ट और लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट, अब आप 8 साल पहले, मैं जहां से सांसद हूं नागपुर से, हमारा सीवेज वाटर, टॉयलेट का पानी मैं महाराष्ट्र सरकार के बिजली जनरेशन कंपनी को बेचता हूं। आपको 300 करोड़ रुपए मिल रहे हैं हमको। सर आपने कचरे का भी इस्तेमाल कर लिया, टॉयलेट के पानी का भी इस्तेमाल कर लिया, कितनी सारी चीजें जो वेस्टेज वाली है। और मैं वही देख रही हूँ डिटेल्स की, कितनी सारे मतलब ये वेस्ट पर आप किस तरह से वर्किंग कर रहे हैं। ये सिर्फ आपका आइडिया है क्योंकि पहले भी और मंत्रालय मतलब इसी मिनिस्ट्री में और भी मंत्री रहे हैं, कई बार तो ये परेशानियां आती रही हैं कि फंड्स की कमी है, ये परेशानी है, और कई बार तो हाईवे के तक के काम रुक जाते थे। हमने सालों साल देखा है कि हाईवे के काम रुके हुए हैं, लेकिन अब आपके पास कहां से ये फंड्स इस तरह से मैनेज हो रहे हैं? देखिए, पहली बात तो ऐसे है कि 2 इंपॉर्टेंट विजन है। वन इज नॉलेज टू वेल्थ। अब वित्त मंत्री जी ने अपने भाषण में सर्कुलेशन इकोनॉमी की बात की थी। अब ये जो 30 लाख टन डांबर इंपोर्ट हो रहा है,
अगर बायोटेक्नोलॉजी का उपयोग करके बायोमास जनरेट होगा, तो किसान आज अन्नदाता है, फिर ऊर्जादाता है इथेनॉल के कारण, फिर बिटुमिन दाता, अब हवाई ईंधन दाता। जैसे पहले इन्वायरमेंट, ये जो मैं आपको, तो ये कोई मैं अकेला नहीं कर रहा हूं, सबके सहयोग से होता है। तो पहले हमारे देश में इंपोर्ट करना टायर को बैन किया गया था। मैंने भूपेंद्र यादव जी को कहा, इसको बैन क्यों करते हो? जितना कचरा दुनिया में पड़ा है वो इंपोर्ट होने दो। हम कचरे में वेस्ट टू वेल्थ करेंगे, और वेस्ट टू वेल्थ करने में अभी वो टायर भी ले सकते हैं, गाड़ियां भी आ सकती है, एल्यूमिनियम, कॉपर, स्टील, प्लास्टिक, रबर सब रिसाइकल होता है। सर, आपको भूपेंद्र यादव फोन करके ये नहीं कहते कि मेरे मंत्रालय का काम भी आप करते हो? नहीं, भूपेंद्र यादव जी ने मेरे कहने पर टायर इंपोर्ट करने की अनुमति दी, और आज एक नई इंडस्ट्री खड़ी हो गई। अब सिंपल बात समझो, बिटुमिन का रेट है 50 रुपए किलो, और टायर की पाउडर निकालकर जो निकलते उसका रेट है 30 रुपए किलो। रबराइज बिटुमिन से रोड की क्वालिटी और राइडिंग क्वालिटी सुधरती है। तो मुझे लगता है इसमें बचत है, और ये इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट है। कर अगर 30 लाख टन, अगर हमने 7-7% प्लास्टिक और 15% रबर पाउडर अगर बिटुमिन में डाली, तो अभी मैंने ऑयल कंपनी की मीटिंग बुलाई और उनको कहा आप ही खरीद लो, और सब लोगों से रबर पाउडर प्लास्टिक खरीदो, आप ही ऐड करो, एक ग्रेड बना दो और हमको दे दो। तो मैं ये मानता हूं कि इंपोर्ट बचेगा तो देश का फायदा होगा। सर, इसी के साथ थोड़ा सा, आए दिन ना बहुत सारे वीडियोस सामने आ जाते हैं कि टोल पर झगड़े का, ये करते वो करते हुए, तो ये टोल पर पैसा देना पूरा सिस्टम कब लोग को लगता है कि टोल फ्री हो जाएगा और गाड़ी सीधे जाएगी? और आपको चिंता होती है इस तरह के वीडियोस जब दिखाई देते हैं, खास तौर से क्योंकि आप एक तरफ इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ा रहे हैं, दूसरी तरफ ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हैं? देखिए, अभी टोल के ऊपर टोल कभी नहीं जाएगा। इफ यू वांट गुड सर्विसेज यू हैव टू पे फॉर इट। अगर यही कार्यक्रम आप रामलीला मैदान पे करते तो फुकट में हो जाता है। जब यहाँ कर रहे तो ये एसी, फर्नीचर, पगार, तो पैसे तो देना पड़ेगा। इतने रोड बना रहे तो नेचुरली हम लोग, और अरुणाचल, मेघालय, त्रिपुरा, वहां तो प्रॉब्लम ये है कि वहां इकोनॉमिक वायबिलिटी नहीं है, ट्रैफिक डेंसिटी नहीं है, तो हमें टोल होगा। पर अब हम ये जो सिस्टम ला रहे हैं, शायद मार्च के पहले आ जाएगी, कि सैटेलाइट टोल सिस्टम से आपके नंबर प्लेट, आप जहां से एंट्री करोगे रोड पर, वहां से फोटोग्राफ निकल जाएगा, और जहां आप निकलोगे वहां से निकलकर उतना पैसा आपके बैंक अकाउंट से निकल जाएगा। तो आपको ना रुकना है, ना कोई रोकेगा, ना कोई झगड़ा है, ना कोई विवाद है। तो एकदम जितना रोड यूज किया उतना ही टोल देना पड़ेगा। ये सिस्टम मार्च तक लाने की हमारी कोशिश है। तो मतलब अच्छी सुविधाएं चाहिए तो आपको पैसा देना ही होगा? नहीं, पैसा देना पड़ेगा, क्योंकि अच्छा उसमें एक आज क्या होता है कि आपको 75 किलोमीटर में आप 15 किलोमीटर जाते हैं, पर टोल लगने के बाद 75 किलोमीटर का टोल देना पड़ता है, पर उसके बाद अब केवल 15 किलोमीटर देना पड़ेगा। दूसरी एक बात आपको बताता हूं, मैं जब मुंबई पुणे मैंने एक्सप्रेस हाईवे बनाया तो बहुत यही लोगों में नाराजगी थी कि टोल ले रहे। तब पहला ही प्रोजेक्ट था, तो मुंबई से पुणे आने के लिए 10 घंटे लगते थे, अब लोग 2 घंटे में आते हैं। तो 8 घंटे जो बचे, उतना डीजल पेट्रोल बचा, उतना टाइम बचा, उतने पैसे में थोड़ा टोल दिया, तो बिगड़ा क्या? ये विकास तो बहुत बड़ा है, लेकिन जो इन्वायरमेंटलिस्ट है उनका ये कहना होता है कि विकास कई बार इतना हो तो विनाश की तरफ जाता है। सुंदरलाल बहुगुणा जी के बारे में हम जानते हैं किस तरह से उन्होंने नदियों में भी बोला था कि आप डैम बहुत ज्यादा ना बनाइए क्योंकि परेशानी आ सकती है। केदारनाथ की त्रासदी हुई तो सारे डैम भी इधर उधर हो गए और उसका कोई फायदा भी नहीं हुआ था। तो ये दोनों चीज का संतुलन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अभी बादल फट गया, कितने लोग मर गए। अच्छा, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री लोग 6 महीने जाते थे, अब साल भर जाएंगे। तो दूसरी तरफ इन्वायरमेंट और इकोलॉजी को प्रोटेक्ट करना, अब उसमें से आप देखिए कि मैंने एक प्रोजेक्ट तैयार करने के लिए कहा था, हल्दिया से डायरेक्ट बंगाल के खाड़ी में जाएंगे तो ब्रह्मपुत्रा जुड़ेंगे, और ब्रह्मपुत्रा से डायरेक्ट हम लोग इंडोनेशिया, मलेशिया, चाइना, बांग्लादेश जा सकते हैं। और आपको बताता हूं, बांग्लादेश के प्रधानमंत्री जी की रिक्वेस्ट पर मैंने बांग्लादेश में घुस के 250 किलोमीटर ब्रह्मपुत्रा में ड्रेजिंग कर दिया और जलमार्ग बनाया, फिर बराक रिवर में बना दिया। सर, ये बड़ी चर्चा होने लगी है, थोड़ा सा आपने लोगों को ये सोचने पर मजबूर कर दिया है। हम तो YouTube पर न्यूज दिखाते ही हैं, लेकिन आपके भी YouTube पर काफी पैसे आते हैं, लोग लिखने लगे हैं कि अरबों कमा रहे हैं आप उससे। नहीं, मैं ज्यादा मीडिया सेवी नहीं हूं, पर मैं कोविड के समय बहुत हालत खराब थी, तो मैं 2 महीने नागपुर में ही था, तो मैं वीडियो कॉन्फ्रेंस से बोलने लगा।
फिर देश से साथ साथ में वर्ल्ड के हार्वर्ड से लेकर कनाडा अलग अलग देशों में कार्यक्रमों में बोलने लगा। अब मुझे तो कोई मालूम नहीं, पर अब लोग मेरे वीडियो सुनते हैं, अच्छा आपका कार्यक्रम हो गया, मैं बाहर पढ़ने तक वो लाखों में कन्वर्ट हो जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है क्योंकि इसके बगैर इंटरव्यू पूरा नहीं हो सकता है। सर को बहुत अच्छा कुकिंग का शौक है और खाने का भी उतना अच्छा शौक है। तो बाकी इस देश में बहुत सारे ऐसे पुरुष हैं जो कि खाना पकाने से थोड़ा सा परहेज करते हैं। देखिए, आपने मैं जब बीजेपी का अध्यक्ष बना तब देखा कि नहीं मुझे मालूम नहीं, देखा सर। तब मेरा वजन था 135 किलो, अभी मैं 90 केजी हूँ और मैं रोज 1.5 घंटा, आज भी मैं सुबह फ्लाइट से आया हूँ, 1.5 घंटा व्यायाम करता हूँ, प्राणायाम करता हूँ। और अब मेरे खाने में, मैं जरूर खाने का शौकीन था पर अब बहुत लिमिटेड खाता हूँ। और दूसरी बात, मुझे रोज नए नए, एक दिन में रिपीट नहीं करता, आज चाइनीज खाया तो कल ये तो कल ये, तो पर मैं थोड़ा खाता हूँ, पर उसकी गड़बड़ी मैं खा कर रहा हूँ। ये बुखारा में गया था आईटीसी में 3 दिन पहले, वो दही के साथ वो कुकुम्बर की चटनी और वो सब मैंने इतना खाया कि अभी मेरे को इन्फेक्शन हो गया। तो मेरी पत्नी डटा रही थी कि तुम दही रात को कर्ड क्यों खाते हो। ये मेरे नाती है, ये अमेरिका से आया है, ये दोनों को लेके मैं बुखारा गया था। हाँ। उस दिन से मेरी प्रकृति भी गई, तो अब पर मैं थोड़ा सा कंट्रोल करके खाता हूँ। और मैं बनाता भी, कोविड में मुझे बहुत चीजें बनाने का समय मिला तो मैं सीखने लगा। हमारे यहाँ संतरे का सूप बनता है। सूप? हाँ, जूस तो पता है, ऑरेंजेस का। अच्छा। तो बहुत नई नई चीजें, मैं 4-5 शेफ है, सब प्रकार की चीजें कभी मैं भी बनाता हूँ, वो भी बनाता हूँ, तो शौकीन हूँ बनाने। और आपको शादी की सालगिरह मुबारक हो, आज सर की शादी की सालगिरह भी है। बहुत बहुत मुबारक हो सर आपको। और मुझे एक बार मैं लंदन में था और जब टूर पूरा हुआ तो वापस आने के लिए जब आने वाला था तब मुझे एक परिवार मिला और उन्होंने मुझे कहा कि हमने दिल्ली की टिकट बुक किए थे पर अब कैंसिल किए क्योंकि दिल्ली में पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है। और दिल्ली में मैं ये मानता हूँ कि दिल्ली के लोगों की जो स्वास्थ्य में बीमारियां हो रही है उसमें 60 to 70% दिल्ली का पोल्यूशन कारणीभूत है। मैं कभी 4 दिन रहता हूं दिल्ली में तो मेरे को इन्फेक्शन हो जाता है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने मुझे भी एक बार बुलाया था, विशेष रूप से दिल्ली को प्रदूषण से कैसे मुक्ति मिले, इसमें एक पीआईएल थी। तो पहली बात तो ऐसे कि दिल्ली में जो पोल्यूशन होता है वो 40 से 45% ट्रांसपोर्ट सेक्टर के कारण होता है। बिल्कुल सर। और इसलिए दिल्ली में हम 65,000 करोड़ रुपए के ये हमने रोड प्लान किए, कुछ पूरे किए, कुछ काम शुरू है, जिससे दिल्ली में जो ट्रैफिक जाम और प्रदूषण है वो दूर होगा। मेरे पास लिस्ट है उसकी, मैं आपको दे दूंगा। दिल्ली का पेरिफेरल रोड बना, अभी द्वारका एक्सप्रेस हाईवे खुलेगा, तो फिर ये UR2 जो पानीपत से आते समय रोड है जिसमें एयरपोर्ट जाने के लिए 2 घंटा लगता है, 20 मिनट में पहुंचेंगे T3 पे। अंडरग्राउंड हमने एयर स्ट्रिप के नीचे से टनल बनाई है। वैसे दिल्ली में काफी जगह, दिल्ली मेरठ बन गया, तो स्वाभाविक रूप से मेरा विश्वास है कि हाँ, अब तो जाने के लिए पहले कैलकुलेशन क्लियर होता है कितनी देर में पहुंच जाएंगे। पहले थोड़ा मुश्किल होता था कि इतना ट्रैफिक मिलेगा और ये सब चीजें हैं।